हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी बीएड सेमेस्टर 2 के टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन जो हमारा सब्जेक्ट है, कोर्स नंबर 202 जम्मू यूनिवर्सिटी का, उसके यूनिट 1 के रिगार्डिंग। और मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो और आपने देखी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं यूनिट 2 को डिस्कस करूँगी। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा और मैं ट्राई करूँगी कि ईज़ीएस्ट वे में आपको डीपली सब कुछ समझा दिया जाए। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा मीनिंग ऑफ लर्निंग है, देन नेचर ऑफ लर्निंग, आफ्टर है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग थ्योरीज, फिर है गैंगेज कंडीशन ऑफ लर्निंग, concept of behavioristic perspective to learning, contribution to education of behavioristic perspective to learning, trial and error theory, contribution of the trial and error theory to the education, Pavlov classic condition theory and its contribution to the education, schema's operant conditioner theory and their contribution to the education, cognitive perspective to learning, the Stahl theory and their contribution, Berner theory and its contribution, एंड आउसबेल थ्योरी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो जितनी भी बेसिकली इस यूनिट में हमारी थ्योरीज हैं जो लर्निंग में है, उनको हम कवर अप करेंगे और आपको सारी थ्योरीज के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन भी पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस यूनिट को। हो सकता है कि जहाँ पे जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँ वो किसी बुक में आपको एज इट इज़ फॉर्म में नहीं मिले, क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर किया है नोट्स। तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो भी है वो ठीक ही लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले हम लर्निंग ऑफ से स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है लर्निंग का। तो लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, जो इन्वॉल्व करता है नॉलेज, स्किल, वैल्यू और एटीट्यूड। ओके, ये लिमिटेड नहीं है क्लासरूम के अंदर, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब आप ज़रूरी नहीं है जब क्लासरूम में बैठे होते हैं तभी कुछ सीख रहे हैं, आप किसी को ऑब्जर्व करके भी कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब चाय बनाना अगर किसी ने सीखी है तो वो क्लासरूम से तो नहीं सीखी, घर पे बैठ के सीखी है। तो ये थ्रू आउट द क्लासरूम भी काम करता है, थ्रू आउट द लाइफ भी काम करता है, और थ्रू आउट द लाइफ हर एरिया में काम आता है। ये लर्निंग कैन बी intentional or unintentional. It can be result from various experience, interaction and reflection. ये आप इंटेंशनली भी सीखते हो या फिर अनइंटेंशनल भी होता है। लाइक जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो भी फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसको भी पता लग गया है कि ये चीज़ गर्म है, मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये क्या है, ये उसकी लर्निंग है, ठीक है। या फिर वो कभी कोई गर्म चीज़ खा रहा है, वो उसको भी पता है ये हॉट है तो मैंने इसको ब्लो करके खाना है। तो ये उसने इंटेंशनली नहीं सीखा है, ये अनइंटेंशनली उसमें ऑटोमेटिकली आ गया है, उसने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है। In an educational settings, learning is often facilitated through a systematic instruction, engagement in activities and critical thinking. अब एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से लर्निंग की बात की जाए तो ये सिस्टमेटिक वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या एंगेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। अब नेचर ऑफ लर्निंग कैसी होती है, कैसा होता है लर्निंग का नेचर। तो ये सबसे पहले एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जो रिक्वायर करता है लर्नर्स की एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन। ये goes beyond the passive reception of information and involves activities such as reading, problem solving, discussion, practical applications, ठीक है। अब ये क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है। ईच इंडिविजुअल लर्न इन अ यूनिक वे। जैसे अभी किसी स्टूडेंट को सिर्फ यूट्यूब वीडियो सुन के ही याद रह जाता है, किसी को लिख के पढ़ने की हैबिट होती है, किसी को किसी से सुन के याद हो जाता है, ठीक है ना, किसी को पढ़ा के याद हो जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग है, डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। Recognizing and accommodating diverse learning style and preferences is essential in education. Okay, देन ये कंटिन्यूस है। अभी हमने पढ़ा कि ये क्लासरूम में नहीं होता, थ्रू आउट द लाइफ होता है। अब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं होता आफ्टर अ फॉर्मल एजुकेशन, बल्कि चलता रहता है, पर्सनल में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर जगह ये चलता है, ठीक है, ताकि हम अडेप्ट कर सकें न्यू चैलेंजेस को, डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट ये सोशल है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, इंटरेक्शन विद trees, teachers, broader community contribution
कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमने कहा कि जरूरी नहीं है हम दूसरे ही सीखते हैं, हम किसी को देख के भी सीखते हैं। आप देखते हो कि अच्छा यार मेरा फ्रेंड ऐसे बिहेव कर रहा है या फिर इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करता है तो मैंने उससे सीखा। कभी आप लाइफ में जाके बोल सकते हो कि अच्छा यार एक बारी मेरे ब्रदर को ये प्रॉब्लम आई थी या सिस्टर को ये प्रॉब्लम आई थी तो उसने उसमें ऐसे बिहेव किया था, तो आपने किसी और से सीखा, एक कम्युनिटी से सीखा, तो अब ये सोशली एक चीज़ है। नेक्स्ट है contextual learning is influenced by the context in which it occurs. The relevance of the material, the environment and the cultural background of the learner all play role in shaping the learning process. अब ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है जब ये अकर हुई, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड अपॉन कल्चरल बैकग्राउंड में भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। क्या पता एक कल्चर का इंसान उस सिचुएशन में वैसे एक्ट नहीं कर पाए जैसे दूसरे कल्चर का करता है ड्यू टू सम कल्चर रिस्ट्रिक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लर्निंग में काम करती हैं। तो अभी तक आपने मीनिंग पढ़ लिया लर्निंग का, नेचर पढ़ लिया। अब है डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, मैंने यूनिट 1 में भी बताया था। अगर आप किसी को डेफिनेशन याद नहीं है कभी छोड़ के मत आना डेफिनेशन। लर्निंग के डेफिनेशन को ही अपने वे में शॉर्ट फॉर्म में ट्विस्ट करके लिख देना और कोई 10 to 5 अच्छे ऑथर्स के नाम याद कर लेना। अगर किसी का नाम नहीं याद रह रहा है किसने बोली है तो उनमें से किसी ऑथर का नाम लिखाना। अब ये नहीं कि हर केस में बिना पढ़े ही चलेंगे। लाइक आप डेफिनेशन दे सकते हो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की किसी ऑथर ने बोला है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। हम प्याजे की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग, मॉडिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन लर्नर्स माइंड विच रिजल्ट इन चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन लर्नर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो स्ट्रक्चर करता है, मॉडिफाई करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन किसके माइंड में, जो लर्न कर रहा है। और उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि चेंज आपके बिहेवियर में आता है और चेंज आता है उसके लर्निंग वे ऑफ थिंकिंग में, ठीक है। कुछ चेंज होती है उसके बाद। अब आपको यही सेम लाइन आप उसकी मीनिंग में भी लिख सकते हो, ओके। तो डेफिनेशन भी हो गई। अब बात आई इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लर्निंग थ्योरी। अब कुछ फैक्टर्स तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ही पता होंगे कि जब आप पढ़ने बैठते हो आपको क्या प्रॉब्लम आती है। नॉइस प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है, सिटिंग प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस हो रही है कहीं पे, बुक रेलिवेंट नहीं मिल रही है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो लर्निंग में अक्सर हो सकती हैं। तो कुछ पहले हम फिजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं, कहते हैं हाउ द क्लासरूम लुक्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सिंपल वे में लिखा है, इतना सिंपली इसको लिखा है कि किसी ने नहीं भी आज तक सुना हो ना तो उसको भी ये चीज़ें याद रह जाए। द वे डेस्क, चेयर एंड लर्निंग स्टफ आर अरेंज कैन इफेक्ट हाउ स्टूडेंट लर्न। डेस्क अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल बैठने वाला नहीं है, बहुत दूर है डेस्क और चेयर का डिस्टेंस, आप नहीं पढ़ सकते। लर्निंग मटेरियल नहीं अच्छा मिल रहा, नोट्स अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कोई क्या पढ़ा के चला जाए। लाइट एंड साउंड, अब अच्छी लाइट नहीं है अगर क्लासरूम में या घर पे जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आपको दिख ही नहीं रहा बुक में क्या लिखा है या कहाँ पे क्या चल रहा है तो आप कैसे पढ़ोगे। अगर बहुत सारी नॉइस है, अब आप उसे शादी वाली जगह बिठा दिया जाए बुक्स लेकर और तुम्हें कहा जाए भाई इतना डीजे बज रहा हो तुम पढ़ो बैठ के, तो तुम नहीं पढ़ सकते। तो साउंड इशू भी हो सकता है। तुम्हें गुड प्लेस चाहिए जहाँ पे नॉइस ना हो और लाइट बेटर हो। अब है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर में लाइक टू लर्न डिफरेंट वेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर डिफरेंसेस, ठीक है। अब जैसे आपका फ्रेंड पढ़ना चाहता है, आप जरूरी नहीं है उसको वैसे पढ़ाओ, क्या पता कोई बैरियर हो कल्चर का, ठीक है। फ्रेंड एंड टॉकिंग, लर्निंग टुगेदर एंड टॉकिंग विद अ क्लासमेट इज अ बिग पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर मैनी पीपल। तो जैसे मैंने कहा था कईयों को किसी का सुन के याद हो जाता है और कईयों का किसी को समझा के याद हो जाता है। कई बार इतना काम होता है कि आप एग्जाम सेंटर में अंदर जाने से पहले पहले अपने फ्रेंड को पूछते हो यार क्या पढ़ा, वो आपको कोई टॉपिक के पॉइंट सुना रहा होता है और आपको वो पॉइंट्स इतने याद रह जाते हैं वहाँ पे, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको एक्सप्लेन करके लिखाते हो, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है। अगर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड स्टफ, if we use a computer and other cool things for learning it can change how we can learn। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन मिलना चाहिए। इंटरनेट इशू आ गया है तो नहीं पढ़ पा रहे, अब इलेक्ट्रिसिटी चल गई है नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन, वही यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेट एक बिग पार्ट ऑफ लर्निंग है। अब है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फीलिंग गुड इन द क्लासरूम इज इम्पॉर्टेंट, इफ द क्लासरूम फील्स हैप्पी इट इज ईजियर टू लर्न, ठीक है।
अच्छा क्लासरूम में बिहेवियर होना चाहिए। अब आप किसी टीचर की क्लास अच्छी नहीं लगती है, टीचर है जो क्लास में आपको रोज़ डाँटी है, आपको नहीं मज़ा आता, आपको नहीं अच्छा लगता उसकी क्लास में, तो आप नहीं पढ़ना चाहते, आपका ध्यान ही नहीं लगता लर्निंग में। वेटिंग wanting to learn, if we really want to learn something it is easier to understand। अगर आपके मन है इस चीज़ को पढ़ने के लिए तो आप इजीली कर पाते हो। अब आपको 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक ही आपके पसंद का है तो आप वो इजीली याद कर लेते हो, यहाँ आपका बार बार पढ़ने का मन करता है। और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं करता और मज़ा भी नहीं आता। इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। स्कूल मनी, हाउ मच मनी स्कूल हैज़ चेंज, व्हाट वी लर्न एंड हाउ। स्कूल की फीस कितनी है, क्या उतनी फीस में उतना पढ़ाया जा रहा है, फैमिली को कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एवरी वन शुड हैव अ फेयर चांस टू लर्न नो मैटर हाउ मनी दे हैव, ठीक है ना। अब जैसा भी हो, अब पॉलिटिकल और पॉलिसीज इन्वायरमेंट है, स्कूल के रूल्स होने चाहिए, व्हाट सपोज टू बी लर्न आर इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया सिलेबस से। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्कूल में क्या स्पेसिफिक सिलेबस होना चाहिए। अब नेचुरल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। आउटसाइड द क्लासरूम वी कैन लर्न ऑल्सो, इट इज़ गुड टू यूज द नेचर फॉर लर्निंग, ठीक है। तो अब हर चीज़ तुम नहीं सीखते क्लासरूम के अंदर, बाहर भी कुछ सीखते हो, तो बाहर इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ नेचर और अर्थ इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द लर्निंग। तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या फैक्टर हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही फैक्टर लिख के आने हैं। किसी को आज तक पढ़ने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, सारी लिख देना। बुक अच्छी नहीं थी, लाइट अच्छी नहीं थी, इंटरनेट अच्छा नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है, फ्रेंड डिस्टर्बेंस थे, कंपनी अच्छी नहीं थी, ओके। तो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ये मत लिखाना टीचर अच्छा नहीं था, नंबर काट लेंगे। और फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा गेंगेस कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो गेंगेस कंडीशन ऑफ लर्निंग या फिर इसको हम 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये वो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इनको हम सिंपल टर्म में पढ़ने की, गेंगेस कंडीशन ऑफ लर्निंग बेसिकली है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं गेट अटेंशन, ये इसका पहला इवेंट है। स्टार्ट द लेसन विद समथिंग इंटरेस्टिंग टू ग्रैब एवरीवन फोकस, इट इज लाइक सेइंग हाय लेट्स पे अटेंशन नाउ। कुछ ऐसा करो लेसन स्टार्ट करने से पहले जो आप सबकी अटेंशन ग्रैब कर ले, ओके। टेल द गोल, स्टूडेंट्स को बताओ what they are supposed to learn, imagine it is like a map so you know where you are going, ठीक है। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले उसको पता होना चाहिए तुम पढ़ा क्या रहे हो। अब तुम आते ही बिना कुछ बोले गुड मॉर्निंग किए ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखना शुरू कर देते हो 2+3, तो पीछे बैठे स्टूडेंट को क्या पता जो कल छुट्टी पे था कि भाई मैम ब्लैक बोर्ड पे आके क्या करने लग पड़ी है, ठीक है। तो पहले तो गुड मॉर्निंग बोलो, अच्छे से टेंशन लो, फिर उनको बताओ कि भाई आज का टॉपिक ये है, हम ये पढ़ेंगे। Remember what you know. Connect new things to what you already know. It is like remembering old friend before meeting the new ones. Okay. तो पीछे कनेक्शन से भी याद रख के आओ। Show something new. Introduce the new stuff in a clear way. It is like showing a cool new game or a fascinating story. कुछ नए तरीके का स्टफ लेके आओ, इंटरेस्टिंग स्टफ लेके आओ और कोई नई चीज़ों के नए वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। उनको सपोर्ट दो ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें नई चीज़ों को, और उनको गाइड करो कि ताकि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकें। अब प्रैक्टिस करो जो तुमने पढ़ लिया, ट्राई इट आउट एंड लाइक यू आर ट्राइंग टू राइड अ बाइक आफ्टर समवन शोड यू हाउ। अब फिर फीडबैक लो ऑफ हाउ यू विल डू इट, ठीक है। तुमने सही खेला, तुमने सही पढ़ा, क्या कोई गलती थी, पूछो उससे। फिर टेस्ट करो योरसेल्फ। शो व्हाट यू लर्न इन अ टेस्ट और सम क्वेश्चन, इट इज़ लाइक अ लिटिल क्विज टू सी हाउ मच यू रिमेंबर, ठीक है। और यूज़ इट एवरीवेयर। और जब आप सीख लो कोई चीज़ को, उसको जिस जिस सिचुएशन में वो अप्लाई हो सकता है उसको वहाँ यूज़ करो और मज़े लो। तो ये बेसिकली जो हमारे गैंगेस थे उनकी लर्निंग के 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। अब बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव एक थ्योरी है लर्निंग की जो फोकस करती है
ऑब्जर्व बिहेवियर एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये कहती है फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसके नाम से ही पता लगता है बिहेवियर से सीखना। Behaviorism is all about what you can see and measure. It suggests that learning is most effectively observed through the change in behavior. Learning का कैसे पता लग सकता है? Change in behavior. अब एग्जाम्पल देके बताया है, अगर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आंसरिंग क्वेश्चन सक्सेसफुली आफ्टर लेसन, इट शोज दैट लर्निंग हैज अकर्ड। क्लास को समझ आ गया आपने क्या पढ़ाया है। आगे है इसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बिहेवियरिस्टिक बिलीव करता है कंसेप्ट में ऑफ अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? स्टिमुलस है यहाँ पे एक लाइक अ क्वेश्चन और एन इंस्ट्रक्शन जो ट्रिगर करती है अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है कि उसकी रिएक्शन कैसा आएगा, स्टूडेंट रिएक्शन और आंसर। Teacher use this to shape and control the behavior by presenting stimuli and reinforcing desired response. अब टीचर बच्चे को क्वेश्चन देके इंस्ट्रक्शन देके जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स होता है उसके लिए उसको रीइंफोर्स करती है। आगे है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाइक rewards or praise increase the likelihood of a behavior happening again. Negative reinforcement involve reviewing of something unpleasant to encourage a behavior. Both type aim to strengthen the desired behavior. अब यहाँ तो किसी की प्रेज करके पढ़ा लो, तो यहाँ फिर जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको बाहर निकालो। Next one is punishment. Behavioristic also considered as a punishment, which is meant decrease to likelihood of a behavior happening again. ठीक है, ताकि वो behavior वैसे ना हो वापस। However, it is essential to use it carefully as too much punishment can do a negative feeding, fear and affecting the learning environment. Punishment भी किसी लिमिट तक देनी है, ये नहीं कि रोज ही देते चले गए। नेक्स्ट इज एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या कहती है? बिहेवियरिज्म एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशंस। Learning occur when new stimulus become associated with an existing response. For instance, अब इसको एग्जाम्पल सुनो। अगर स्टूडेंट कंटिन्यूसली hear a bell before a lesson, they might start consisting a bell with a learning. आप करते हो ना, पीरियड शुरू कब बेल बजेगी, कब खत्म, कब स्टार्ट, स्कूल टाइम में करते थे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिपीटेशन इज अ की एसेट। बिहेवियरिस्टिक बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट हेल्प करती है मॉडिफाई करने को या क्वालिफाई करने को लर्निंग को। आप ड्रिल्स के थ्रू, प्रैक्टिस सेशन के थ्रू स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी स्किल को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है बिहेवियरिस्टिक एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम द टीचर प्ले अ सेंट्रल रोल इन द डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। Teachers set clear objective, provide structured lesson and use reinforcement to guide a student toward the desired behavior and the outcome they want in the student. ओके अब क्या है, जैसे सपोज कि अगर टीचर आई, टीचर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि आज हम एडिशन सीखेंगे, उसने अच्छा वेल प्रिपेयर्ड लेसन पढ़ाया। अब उसने रीइंफोर्समेंट दी, भाई जो अच्छे से करके बताएगा उसको कुछ मैं गिफ्ट दूंगी, जो नहीं है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब उसका क्या डिजायर बिहेवियर में आपको आउटकम चाहिए कि आपको एडिशन करनी आ जाए, सिंपल। ठीक है, आगे है ऑब्जर्वेबल आउटकम। बिहेवियरिज्म इज कंसर्न विद द व्हाट यू कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ठीक है, उसी से कंसर्न है जो आप ऑब्जर्व करो और मेजर कर सको। लर्निंग आउटकम्स कैन बी टेंजेबल एंड चेंजेस इन अ बिहेवियर। इफ अ स्टूडेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट अ स्किल और अ नॉलेज, इट कंसिडर्ड एविडेंस ऑफ अ लर्निंग। अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो एविडेंस है लर्निंग की। अगर आपने नेक्स्ट टेस्ट में 2+3 करके बता दिया कि वो 5 है, तो इट मीन्स आपने सीख लिया एडिशन कैसी होती है, तो ये एक ऑब्जर्वेबल आउटकम है उसका। ठीक है, जिसको हमने मेजर कर लिया। अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव टू लर्निंग। अब कहते हैं क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है। बिहेवियरिज्म पहले क्लियर लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। बिहेवियरिस्टिक एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचर फॉलोइंग द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल डिफाइन स्पेसिफिक मेजरेबल गोल फॉर अ स्टूडेंट। दिस क्लैरिटी बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट व्हाट इज वी वांट टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट है। बिहेवियरिज्म प्रमोट करता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज लर्निंग को, एनवायरनमेंट को। ये इंक्लूड करता है क्लियर रूल को, क्लियर रूटीन को, क्लियर एक्सपेक्टेशंस को।
Student can learn to create a classroom that provide a sense of order which can contribute to a positive learning environment. नेक्स्ट इसका क्या है, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसका कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व करती है रिवॉर्डिंग द डिजायर बिहेवियर. स्टूडेंट कैन अप्लाई this to using a praise, reward, positive feedback to motivate or reinforce a good behavior and academic achievement. अब है individualized instructions. Behaviorism in college, the learner have a different need. अब ये बड़ा important है. अब इंडिविजुअलाइज लर्निंग क्या करती है कि हर एक लर्नर की डिफरेंट नीड होती है, तो उसको समझ के पढ़ाना एक इसका कंट्रीब्यूशन है. Student can use the behavioristic principle to trail the instruction to individual student, recognizing and addressing their unique learning style and the preferences. यहाँ पे कई जगह स्टूडेंट्स का मतलब आप पीपल टीचर हो, ठीक है. यहाँ पे जैसे लिखा है ना, स्टूडेंट कैन यूज द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो इट मीन्स द pupil टीचर और a teacher or a B.Ed student can use this thing to instruct the individual student, जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने जाते हो, ठीक है. देन है फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन. बिहेवियरिस्टिक हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है. और स्टूडेंट कैन इनकॉर्पोरेट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाइक ड्रिल करना, प्रैक्टिस सेशन करना, तो ये हमने पढ़ा. बिहेवियरिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है. बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट करता है टू इफेक्टिव बिहेवियरिस्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज. स्टूडेंट लर्न करते हैं कि कैसे क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे लेनी है, ठीक है, और मेजरेबल आउटकम भी. Behaviorism places importance on observable and measurable outcome. B.Ed student can design the assessment and evaluate the focus on a tangible evidence of a learning, make it easier to track the progress, identify the area of improvement. Basically कि जो आप स्टूडेंट हो या जो pupil टीचर है या टीचर है, वो क्या करती है, असाइनमेंट से डिजाइन करती है, पेपर बनाती है, जिससे क्या होता है, सॉरी, आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो उस बच्चे की परफॉर्मेंस को, उसका देख सकते हो कि क्या बिहेवियरिज्म में चेंज आया. टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होती है इसमें, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट टीचर मेथोलॉजी को, एजुकेशनल ऐप यूज कर सकते हो, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, जिससे आपको इमीडिएट फीडबैक मिले. ऑनलाइन जैसे क्विज खिला दिया, ठीक है, तो जैसे क्लिक ऑन अ बटन आपको रिस्पॉन्स मिल गया, तो इमीडिएट फीडबैक आया. स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है. लेसन प्लान को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, अलो करना स्टूडेंट को कि वो एक्वायर कर सके न्यू एबिलिटीज को. क्लासरूम की एक्सपेक्टेशंस को एस्टेब्लिश करना, क्लियरली डिफाइन करना कि क्या पॉजिटिव वो है, रीइंफोर्समेंट है, क्या पढ़ाएंगे, क्या प्रिंसिपल है, ये सब कुछ. तो ये थी हमारी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच सिर्फ यही है कि बिहेवियर में चेंज लेके आना थ्रू द लर्निंग, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन टू लर्न समथिंग. और बिहेवियर में चेंज लेके आना क्या है, आपने उसको पढ़ाया, देन आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया, देन आपने रिस्पॉन्स लिया, ठीक है, देन आपने ड्रिल करवाई, रीइंफोर्समेंट करवाई, जैसे नॉर्मली होता है आप सबके साथ अपनी स्टूडेंट लाइफ में. नेक्स्ट है अब हमारी थ्योरीज ऑफ ट्रायल एंड एरर. ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है. अगर क्वेश्चन थॉर्नडाइक थ्योरी भी आए तो वो भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही है, ठीक है. ये फोकस किसने किस पे किया, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड द रिस्पॉन्स, इसके ऊपर इसका फोकस था बेसिकली. और ये फाउंडेशन इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग अकर्स स्पेशली थ्रू द ट्रायल एंड एरर मेथड. इसने बेसिकली स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच की रिलेशनशिप बनाई है और आपको समझाने की और समझने की कोशिश की कि लर्निंग बेसिकली होती कैसे है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है. करते गए. अब बेसिक कंसेप्ट क्या था, थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया कि जो लर्निंग एक प्रोसेस है, वो कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलेशन या स्टिमुलस एंड द बिहेवियर दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स, ठीक है, बिहेवियर और स्टिमुलस के बीच में है. अब इसने कुछ हमारे को जैसे लॉ इफेक्ट दिया. थॉर्नडाइक ने कहा कि लॉ ऑफ इफेक्ट विच स्टेट दैट बिहेवियर followed by the favorable consequences are more likely to be repeated, while behavior followed by the unfavorable consequences are less likely to be repeated. तो जो चीज़ की फेवरेबल चीज़ के साथ हो रही होती है तो वो रिपीटेड होना बड़ा इजी वे में हो जाता है, ठीक है. और अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन बीच में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है आप उसको वैसे रिस्पॉन्स करो.
अब इसमें क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट विद अ कैट। अब इसमें बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ये जितनी भी थ्योरीज है ना, ये सारी एनिमल्स के ऊपर हुई है, ह्यूमंस के ऊपर टेस्टेड नहीं हुई है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर एक पजल बॉक्स में। उसने कैट हैड टू परफॉर्म वेरियस एक्शन टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स एंड ऑब्टेन द फूड। ठीक है, थ्रू द ट्रायल एंड एरर द कैट्स लर्न द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन टू गेट आउट। ये एक जर्नल है, मैंने लिखा। बेसिकली एक पजल बॉक्स बॉक्स टाइप होता है और उसमें कैट होती है, ठीक है, और बाहर एक फूड रख देता है, वो फिश रखते हैं, आई थिंक सो, याद नहीं है मुझे, चेक कर लेना एक बार। जहां तक मेरे को रिमेम्बर है शायद फिश होती है, कैट के सामने बाहर रख दी जाती है। अब वो बॉक्स खुलता है, पजल बॉक्स, एक बटन को प्रेस करने से, तो वो ना खुल जाती है उसकी डोर और कैट बाहर आकर अपना फूड ले सकती है। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है बटन प्रेस करने से, बटन प्रेस अगर ठीक हो गया तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या मिलेगा उसको, फूड। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, उसको शॉक लगता है, आई थिंक सो, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। तो कैट क्या करती है कि ना बार बार प्रेस करते करते वो एक पॉइंट पे आके सीख जाती है कि ऐसे इसको प्रेस करूंगी तो डोर ओपन होगी और फूड पास आएगा मेरे। तो विद प्रैक्टिस उसने एक चीज को सीख लिया कि फूड को कैसे लेना है। अब इसमें ना एस आर बॉन्ड के ऊपर एक इसका है, ये इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ एस आर बॉन्ड, जिसका मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। When a correct response led to a positive outcome, the association between the stimulus and response are strengthened and forming a bond. जब करेक्ट रिस्पॉन्स आता है तो पॉजिटिव आउटकम आता ही है। इसने कुछ लॉज दिए थे, जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें दिया गया था। The more a stimulus and response were connected, the stronger bond became. Repetition and the practice play a crucial role in strengthening these connection. अब कैसा आप उसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये भी बेटर करता है कि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब स्टेम्पिंग इन एंड स्टेम्पिंग आउट, ठीक है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स वर स्टेम्प्ड इन बिकॉज दे लेड टू पॉजिटिव आउटकम्स मेकिंग द कनेक्शन स्ट्रॉन्गर, और अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स वर स्टेम्प्ड आउट बिकॉज दे डोंट लेड टू अ फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, और वीक कर देता है कनेक्शन को। ठीक है, अब इसको आप एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट कैन एक्टिवली engage and try different approaches, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेक्ट आंसर के लिए, डिफरेंस बिटवीन जिसमें क्वेश्चन और करेक्ट आंसर एज स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक्ट कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप हिट एंड ट्रायल कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। मिस्टेक आपको हेल्प करेगी, स्ट्रेंथ करेगी, आपको बेटर करेगी इंप्रूव होने में। रियल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे बाइक राइडिंग के लिए। इनिशियली आप गिर जाओगे ट्रायल करते 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 करते, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, या साइकिल भी आप सीख जाओगे उसको राइड करना, ठीक है, पैडलिंग करना, बैलेंस करना, और गिरना बंद कर दोगे, और उसका पॉजिटिव आउटकम ये होगा कि आप गिरोगे नहीं। अब इसकी लिमिटेशंस है कुछ। ओवरएम्फेसिस ऑफ अ stimulus response. Critics argue that Thorndike theory oversimplifies the learning process by focusing too much on external stimuli and observe response, neglecting the internal cognitive process. उसने ये कहा कि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस पे ही फोकस आउट किया, इसने इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस पे नहीं किया। और क्या है कि सम लर्निंग more than a more than simple trial and error, cognitive process and understanding can play a significant role which Thorndike does not fully address। ठीक है, तो ये भी cognitive उसी पे लिया है। और एक चीज़ यहाँ पे एक लिमिटेशन और बताती हूँ, ये सारी थ्योरीज में लिखी जा सकती है कि ये एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेड थे, ह्यूमन के ऊपर नहीं थे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी ह्यूमंस के ऊपर वर्कआउट करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन। तो यही है कि प्रमोट एक्टिव लर्निंग, ये आपका एक ट्रायल एंड एरर इनकरेज करेगा एक्टिव लर्निंग अप्रोच को, इनकरेज करेगा स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी में रेदर देन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। डेवलप करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में लेके आएगा, डिफरेंट अप्रोचेज डिफरेंट आउटकम्स को एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। इंडिविजुअलाइज लर्निंग के ऊपर बेस करेगा ये, ठीक है, अपने अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर करके अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप स्टूडेंट सीखेगा और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ेगा। ठीक है,
बिल्डिंग द रिलायंसेस एंड द प्रेजर्वेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टूडेंट लर्न दैट मेकिंग अ मिस्टेक एक नेचुरल पार्ट है लर्निंग का, कोई बहुत बड़ा गुना नहीं हो गया है, और धीरे 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 वो स्टेप बैक करना छोड़ जाएगा और विद टूवर्ड द सक्सेस वो बढ़ता जाएगा। इन्फॉर्मिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ये क्लासरूम एनवायरनमेंट को ऐसा क्रिएट करेगा जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को अलो करेंगी और प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म और मिस्टेक्स अलाइन में पार्टिसिपेट करेंगी। फीडबैक और री इन्फोर्समेंट आपको दी जाएगी। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट वो आएगी जब आपका करेक्ट आंसर होगा और स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, और मोटिवेट करेगी स्टूडेंट को टूवर्ड्स द लर्निंग। रियल लाइफ में आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है, कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग में इसको आप यूज़ करोगे, फिगरिंग थिंग्स आउट थ्रू द ट्रायल एंड एरर आप इसको यूज़ करोगे, एवरीडे की सिचुएशन में आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है, और फैसिलिटेटिंग एक्टिव एंगेजमेंट, आप इसमें प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस सीखोगे। आप जब ट्रायल एंड एरर मेथड है तो कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने से नहीं डरता है। और प्रिपरेशन ऑफ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, ये आपको क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करने के लिए, डिफरेंट चीज़ें को रिस्क लेने के लिए भी, आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए भी हेल्प करेगी। और वेरियस सब्जेक्ट में आपको हेल्प किया जाएगा, लाइक कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस सब्जेक्ट्स रेदर इन मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट, सोशल, कंसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड मेथड रिमेन रेलिवेंट टू एक्वायर इन मास्टरिंग न्यू स्किल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। ओके, नाउ हम मूव ऑन करेंगे पैवलॉन की थ्योरी पे, पैवलॉन क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी। अब पैवलॉन में क्या है बेसिक आइडिया, वो किसने बनाई, मतलब ये पैवलॉन ने बनाई जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अब क्या था इस थ्योरी में, ये क्लासिक कंडीशनिंग है कि कहता है टाइप ऑफ लर्निंग है जो न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स थ्रू आउट द रिपीटेड पेयरिंग्स। ठीक है, तो मतलब कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स बन जाएगा विद द रिपीटेड पेयरिंग से। आपको आगे समझ आएगी जब मैं उसको एग्जाम्पल से करूँगी। अब इसके ना क्लासिक कंडीशनिंग की कुछ प्रोसेस है सॉरी। अब ये कहती है अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS। एग्जाम्पल जैसे फूड दिया, एक नेचुरल स्टिमुलस है जो ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स को, और ये सच में एक्सपेरिमेंट हुआ था डॉग के ऊपर फूड के साथ। ठीक है, तो इफेक्ट क्या करते हैं, डॉग नेचुरली सलाइवा करता है व्हेन फूड इज प्रेजेंटेड। ठीक है, अब ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, अब है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अब एग्जाम्पल है जैसे सेलिवेशन होना, उसकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द फूड, और इफेक्ट क्या होगा, नेचुरल और अनलर्न रिस्पॉन्स टू द फूड है, अनलर्न रिस्पॉन्स टू द फूड। अब क्या है न्यूट्रल स्टिमुलस, अब बेल बजाइए, बेल इनिशियली अनरिलेटेड टू द सेलिवेशन। ठीक है, अब उसने क्या किया, बेल बजाई तो उसने कुछ भी अपनी जीभ बाहर निकाल के, या उस मुंह में पानी नहीं आया, कुत्ते जैसे रिएक्ट करते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आया इनिशियली। अब उसने क्या किया, कंडीशन लगाई उसमें। ठीक है, द न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी उसको पेयर कर दिया गया अनकंडीशनल स्टिमुलस जो फूड था, मल्टीपल टाइम्स, बार 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 बार। अब क्या हुआ, द बेल अलोन बिगिंस द ट्रिगर सेलिवेशन। अब अकेली बेल भी बजती थी ना, तो वो कुत्ते को समझ आ जाता था कि खाना आ गया। अब एक कंडीशनड रिस्पॉन्स, सेलिवेशन इज रिस्पॉन्स टू द बेल इवन विदाउट द फूड। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक डॉग होता है, ठीक है, उसके साथ उसको ना फूड दिया जाता है, तो जब डॉग को फूड दोगे तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से जैसे वो थूक निकलता है, वो वैसे रिएक्ट करना शुरू हो जाता है फूड देख। ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्स था। अब क्या होता है फिर ना, वो ना एक बेल लेके आता है और वो बेल बजाता है, तो वो देखते हैं डॉग को कुछ नहीं हो रहा, कोई थूक नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि ये है। अब वो क्या करता है, उस बेल और फूड को ना फिर इकट्ठा लेके आता है। ठीक है, ऐसे वो बार बार रिपीट करता है, रोज क्या करता है, वो पहले बेल बजाता है और फिर फूड देता है, बेल बजाता है और फूड देता है। तो डॉग को एक पॉइंट पे आके समझ आने लगती है कि बेल बजने के बाद फूड आएगा और फूड आते ही उसके मुंह से पानी आ जाएगा। एक पॉइंट जाके ऐसा आता है कि जब वो अकेली बेल ही बजाता है और फूड नहीं भी देता ना, तो डॉग के मुंह में अपने आप थूक आ जाता है।
तरह से ये थ्योरी होती है। अब एवरीडे एग्जांपल है, सिनेरियो है बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, ये टेबल सा बन जाता है, ये आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो। बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, बेल होती है, नेचुरल स्टिमुलस और नो सेलिब्रेशन, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, बेल प्लस फूड और ये क्या हमें देती है, सेलिब्रेशन। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाता है, बेल बजती है, सेलिब्रेशन आ जाती है, ठीक है। अब रियल वर्ड कंपैरिजन क्या है, इमेजिन योर फोन मैसेज टोन बेल्स मेक यू फील हैप्पी बिकॉज यू ऑफन रिसीव अ पॉजिटिव मैसेज व्हेन यू हियर दैट टोन, ठीक है। अब सपोज करो आप किसी को अपने फ़ोन के मैसेज का बड़ा इंतज़ार है, ठीक है। आप पढ़ने बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान आपके फ़ोन पे ही है और जैसे फ़ोन में मैसेज बजता है ना, फटाफट देखते हो कि यार उसका मैसेज आया जिसका भी आप वेट कर रहे हो। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये आपको पता है कि जब वैसे मेरे फ़ोन पे बजा मेरे को मैसेज उसी का ही आएगा, तो जबकि ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, ठीक है ना। आगे है की प्रिंसिपल्स, एसोसिएशन, इसकी है लर्निंग अकर थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई की हेल्प से लर्निंग हुई। जनरलाइजेशन, वन कंडीशन द रिस्पॉन्स में बी जनरलाइज टू सिमिलर स्टिमुलाई अदर साउंड रिजेंबलिंग द बेल्स, ओके। एक्सटेंसिशन, the conditioned stimulus bell is presented without the unconditional stimulus food, the conditioned response salivation weakens, तो वो weak हो जाएगा। Spontaneous recovery, after a rest period the conditioned response may reappear, ठीक है। तो ये कुछ टाइम बाद जब कुत्ते को समझ आ जाएगी ना वापिस कि ये बेल बजने के बाद फूड नहीं आ रहा, तो वो वापस वैसा करना बंद कर देगा। अब क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टीचर कैन यूज द क्लासिकल कंडीशनिंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद लर्निंग एक्टिविटी एंड मेकिंग देम मोर एंजॉयबल। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी पेयरिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद लर्निंग कैन एनहांस द स्टूडेंट एटीट्यूड एंड एंगेजमेंट। अब लिमिटेशन क्या है, सिंपलिस्टिक मॉडल है, क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट द क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ सिंपलिफाइड व्यू ऑफ अ लर्निंग नॉट काउंटिंग द हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। और एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये आर्ग्यू दैट इट इज मोर एप्लीकेबल ऑन रिफ्लेक्स बिहेवियर एंड लेस टू कॉम्प्लेक्स ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर, तो ये ह्यूमन पे काम नहीं करता। समरी में हमने क्या पढ़ा, क्लासिक कंडीशनर एक प्रोसेस है लर्निंग का बाय एसोसिएशन, ये शो करता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस कैन elicit the response after being paired with the stimulus that naturally trigger the response, okay। अब कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी एजुकेशन में, टीचर कैन यूज द कंडीशनिंग फॉर अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एसोसिएशन विद अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेज और रिवॉर्ड विद डिजायर्ड बिहेवियर, एजुकेटर कैन शेप द स्टूडेंट एंड encourage the classroom। Positive learning environment, classroom ritual routines, positive association with learning material can be established. Starting each class with a specific song or routine can create a positive learning focus environment. Reduce anxiety and fear by pairing a challenging subject or activities with positive experience. Teacher can help to reduce the anxiety and fear associated with the learning. This approach is particularly effective for the student with learning difficulties and those who might feel overwhelmed. मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, टीचर यूज कर सकती है क्लासिकल कंडीशनिंग को मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को, उसके एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए एंजॉयबल एक्टिविटीज और रिवॉर्ड लेके आ सकती है लर्निंग टास्क में जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस को मोर अपीलिंग बना दे। एस्टेब्लिश कर सकती है क्लासरूम रूल्स को, एक क्लियर एक्सपेक्टेशन और रूल को कंसिस्टेंट वे में हेल्प कर सकती है, प्रेडिक्ट करती है क्लास की एनवायरनमेंट एसोसिएटेड विद द बिहेवियर विद स्पेसिफिक आउटकम एंड प्रमोट द स्ट्रक्चर्ड ऑर्डरली क्लासरूम। बिहेवियर मैनेजमेंट हो सकती है, असिस्ट द मैनेजिंग द destructive behavior, action consequences for destructive behavior help the student to associate the negative outcome with undesirable behavior and re-encouraging the self regulation। positive peer interaction क्या होती है, group activities can be reinforced through the class conditioning when collaboration and the positive social behavior are consistently paired with the positive outcome, students are more likely to engage in a cooperative outcome। टीचर प्ले कर सकती है क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रिंसिपल टू हेल्प लर्निंग टू फोबिया और उसकी एंजाइटी दूर करने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग में काम करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है, एप्लीकेबल कर सकते हो आप इसको, कंसिस्टेंट पेयर पॉजिटिव, ठीक है, टीचर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आती है बच्चों में, टीचर्स में हेल्प करते हैं एक दूसरे को,
तो ये बेसिकली कुछ 11-12 इसके एजुकेशनल पॉइंट्स थे, मेन आप याद रखना, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जर्नल पूरे यूनिट के नोट्स हैं, ठीक है, कुछ मिनट की वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं सब्जेक्ट के, मेरे पास नोट्स हैं कुछ टॉपिक्स के, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वो भी, और वो डीपली समझा दूंगी, वेल एक्सप्लेन, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएफ स्किमर ने बनाई थी, ये साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरिस्ट थे। अब ये कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है जहाँ पे बिहेवियर को स्ट्रेंथ किया जा सकता है और वीक किया जा सकता है बाय द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो इट। अब क्या है ऑपरेंट बिहेवियर, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो ये कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन और बिहेवियर्स दैट ऑपरेंट ऑन एनवायरनमेंट, रेजिंग योर हैंड इन अ क्लासरूम। आगे क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें आएगी रीइंफोर्समेंट, इंक्रीज ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर रीअकरिंग, गेटिंग अ प्रेज और रेज योर हैंड एनकरेज यू टू डू अगेन एंड अगेन। क्लास में बच्चा बार बार हाथ खड़ा करता है आपको आंसर देने के लिए और आप उसकी प्रेज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि अब वो बार बार करने के लिए इनकरेज होता है। डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर रीअकरिंग, अब बीइंग स्कूल्ड फॉर टॉकिंग आउट और ऑफ अ टर्न में इनकरेज डूइंग इट। वो बार बार तुम्हें गलत जवाब दे रहा है, आप उसको डांटी जा रहे हो, मोटिवेट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम, तो वो कभी वापस वो चीज़ नहीं करने की कोशिश करें। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूस, इसमें कहते हैं रीइंफोर्समेंट एवरी टाइम टू द बिहेवियर अकर, पार्शियल और इंक्रीमेंट रीइंफोर्समेंट ओकेजनली विच कैन बी मोर रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन, ठीक है। आगे है की कंसेप्ट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल आता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहती है एडिंग समथिंग डिजायरेबल जिससे स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर इंक्रीज हो जाए, जैसे किसी बच्चे को स्टिकर दे देना, किसी बच्चे की क्लैपिंग करा देनी होमवर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है रिमूव कर देना वो अनडिजायरेबल चीज जो, ताकि उसका बिहेवियर स्ट्रेंथ हो, ठीक है। जैसे अलो करना स्टूडेंट को टू स्किप लेस प्रेफर टास्क आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, ठीक है। अब पॉजिटिव पनिशमेंट, अब पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ऐड करना समथिंग अनडिजायरेबल टू वीकन बिहेवियर, मतलब जैसे उसको एक्स्ट्रा वर्क दे देना उसके मिसबिहेवियर पे, तो ये पनिशमेंट उसके लिए नेगेटिव नहीं है, उससे वो सीखेगा, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। और नेगेटिव होती है रिमूव कर देना समथिंग ताकि वो वीक टू डिजायर द वीकन बिहेवियर, टेकिंग अवे द रिसेस टाइम फॉर द मिसबिहेवियर, ठीक है। एवरीडे एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे क्लीनिंग योर रूम, ये बिहेवियर है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कहती है आप अपने पेरेंट्स से प्रेज दोगे, और नेगेटिव इन्फोर्समेंट कहती है अवॉइड नैगिंग बाय योर पेरेंट्स। अब स्किमर ने स्किनर बॉक्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, अब ये इसका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। used Skinner box with a lever and food disappears to study operant condition in rats। अब ये चूहों पे हुआ था। Result, rats learn to press the lever to receive the food, illustrating that the principle of the reinforcement। यहाँ पर रैट के आगे फूड रखा गया था, रैट को एक स्किमर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था जो लीवर से चलती थी। आई थिंक इसमें करंट पड़ता था, पहले वाले में नहीं, एक बार इसको ना डिटेल में पढ़ लेना, और अगर आपको कहीं से नहीं मिलेगा तो ये मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो उसका फूड क्या होता था, डिसअपेयर हो जाता था अगर वो लीवर ठीक ढंग से नहीं प्रेस होता था तो, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी, टीचर यूज कर सकता है ऑपरेंट कंडीशन को शेप करने के लिए स्टूडेंट बिहेवियर, रिवॉर्ड फॉर अ गुड बिहेवियर, और मिसबिहेव क्रिएट अ पॉजिटिव, मिसबिहेवियर हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। बिहेवियर को शेप कर सकता है, बिहेवियर शेपिंग में हेल्प करता है, ग्रेजुअली मोल्डिंग द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग द स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द डिजायर बिहेवियर, जैसे teaching a dog to sit by rewarding it for each approximation the desired behavior can be achieved। Token economics system where tokens are given for the desired behavior and can be exchanged for the reward। A classroom token system where student earn token for positive behavior and later exchange them for their privilege, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन क्या है इसमें, आर्ग्यू ऑपरेमेंट कंडीशनिंग ओवर सिंप्लीफाइज द ह्यूमन बिहेवियर एंड निग्लेक्ट द कॉग्निटिव फैक्टर। आपने देखा है सबकी लिमिटेशन एक जैसी ही है,
तो लिमिटेशन एक की भी पढ़ोगे तो हो जाएगी। बेसिकली नटशल में हम ये कहते हैं कि ये फोकस आउट करता है ऑन हाउ consequences shape volunteer behavior about the reinforcement strengthening behavior and punishment weaken it। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट करता है, अंडरस्टैंड हेल्प टू इंडिविजुअल सेल्फ रेगुलेट एंड रीइंफोर्स देयर ओन पॉजिटिव बिहेवियर। अब इसका क्या है कंट्रीब्यूशन, वही है बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, रिवॉर्ड देना एंड प्रोवाइड करना, अनडिजायरेबल बिहेवियर कैन शेप करना, इनकरेज करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना स्टूडेंट को, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करना, रीइंफोर्समेंट करना अच्छे बिहेवियर की। कहाँ चला गया, एक सेकेंड। इंडिविजुअलाइज लर्निंग में हेल्प करना, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसको करना, टोकन ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, यह भी जो आपने पढ़ा कि टोकन देना उसको कि भाई अच्छे बिहेवियर के लिए आप इसको बाद में चेंज कर लेना। बिहेवियर शेपिंग करना, बिहेवियर शेपिंग टू गाइड student toward the complex behavior for reinforcing the successive approximation और target। सेल्फ रेगुलेशन लेके आना उसमें, ठीक है, अप्लाइड करना बिहेवियर एनालिसिस ABA based on the operant learning principle often used in a special education to address the challenging behaviors। It involves the systematic observation, measurement and the intervention to modify the behavior। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, गेमिफिकेशन कराना, ठीक है, उसी टाइम फीडबैक लेके आना, स्टूडेंट लर्निंग के रिलेशनशिप को अच्छा बनाना, रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करके आना, ठीक है, तो ये सारे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव टू लर्निंग। द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग क्या कहता है, फोकस करते हैं इंडिविजुअल को प्रोसेस स्टोर एंड यूज द इंफॉर्मेशन। इसको बी एड स्टूडेंट या टीचर यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक क्रूशियल है, ये इन्फॉर्म करता है टीचर को डिफरेंट मेथड टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। बेसिक आइडिया इसका यही था। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज करते हैं मेंटल प्रोसेस में लाइक थिंकिंग, मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। इसके कुछ की कंसेप्ट हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आइडिया आता है द माइंड आपका एक कंप्यूटर है, ये रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और रिट्राइव करेगा। जैसे लर्निंग अ न्यू कंसेप्ट इज लाइक डाउनलोडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन। मेमोरी है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट मेमोरी सिस्टम सच एज शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। अब रिमेंबरिंग योर फ्रेंड फोन नंबर फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है, वर्सेज रिमेंबरिंग इट फॉर द ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेगा ये, लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिगर आउट की मैथ की प्रॉब्लम और फाइंडिंग अ सोल्यूशन इन द रियल लाइफ। मेटा कॉग्निशन है इसमें अवेयरनेस एंड अ कंट्रोल ऑफ वन ओन थिंकिंग, नोइंग व्हेन you understand a topic well or recognize when you need to review it। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन है टीचिंग में। टीचर encourage student to actively engage with the material like ask question, think critically। Relating new information to a student prior experience help in better understanding and retention। Scaffolding में आएगा इसका, टीचर प्रोवाइड सपोर्ट और स्कैफोल्डिंग टू हेल्प अ स्टूडेंट टू रीच हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्रेजुअली रिमूविंग द असिस्टेंस एज स्टूडेंट बिकम मोर कैपेबल। Problem based learning, incorporating problem based activities in lesson to encourage critical thinking and application of knowledge। Reflection, including reflexive exercise to help students to become aware of their own thinking process and learning strategies। अब असेसमेंट और फीडबैक में आएगा ये। असेसमेंट कहती है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग, रट्टा नहीं मारना। फीडबैक क्या है, एम्फेसाइज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट हेल्प द स्टूडेंट टू improve the thinking process। Collaborative learning, learning is enhanced through the interaction and collaboration, group instruction, pre-teaching, collaborating project can help in it। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज इंटरेक्टिव स्टिमुलस देना, डिजिटल रिसोर्सेज देना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिकॉग्नाइज करना लर्नर की यूनिक कॉग्निटिव प्रोसेस को और लर्निंग स्टाइल को, और डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन टू कैटर टू डिजर्व लर्निंग नीड्स। अब लाइफ लॉन्ग है, लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ। इंकरेज करना माइंड सेट ऑफ क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करे और लव टू लर्न। सो ये भी हो गई हमारी कंडीशनिंग थ्योरी खत्म। अब हम नेक्स्ट पे मूव आउट करते हैं गुस्टाल्स थ्योरी को।
ये अबाउट है हाउ योर माइंड रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल्स। गेस्टाल एक जर्मन वर्ड था जो इसका मतलब होता है होल या फिर फॉर्म। अब इसका कंसेप्ट क्या है, परसेप्शन ऑफ अ होल। ये कहता है वी प्रिसाइव ऑब्जेक्ट एज यूनिफाइड होल नॉट जस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। सीइंग अ फेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आईज नोज एंड माउथ। मतलब कि तुम्हें उसको पूरा कंसिडर करना है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करना। ये नहीं कहना कि एक चीज है जिसपे दो आंखें लगती हैं, एक नाक लगता है। तुमने ये कहना है कि ये एक फेस है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, योर माइंड टेल टू फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन टू परसाइव अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल होल, लाइक सीइंग अ सर्कल इवन इट इज इफ पार्ट इज मिसिंग। अगर सर्कल का थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है तो समझ जाना कि भाई जुड़ने से सर्कल ही बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी, objects close to each other are perceived as a group or a whole. Row of objects are seen as a distinct group rather than isolated them. ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर आइटम आर प्रिजर्व्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। कॉलम्स ऑफ शेप वेयर कॉलम हैज सिमिलर शेप्स आर सीन अ रिलेटेड ग्रुप। मतलब रिलेटिव थिंग्स को एक साथ रख देना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग इन इनसाइट। गेस्टन थ्योरी सजेस्ट करती है लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सडन मूवमेंट ऑफ इनसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग, देखते ही समझ आ जाए, ठीक है। Suddenly grasping the solution to a complex problem. Holistic learning emphasize understanding the entire concept, not just isolated facts. ओवरऑल आपको स्टोरी समझ आए, रेदर देर उसको मेमोराइज नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बेसिकली उसका फंडा यही है। एप्लीकेशन क्या है इसमें, टीचर कैन यूज विजुअल डायग्राम्स इलस्ट्रेशन टू हेल्प द स्टूडेंट टू सी द होल पिक्चर, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मैनर एड इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंकरेज करना स्टूडेंट को अप्रोच द प्रॉब्लम होलिस्टिकली एंड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ग्रुपिंग एंड रिलेशनशिप करनी, ग्रुप करना रिलेटेड कंसेप्ट और टॉपिक्स को टुगेदर और रिलेशनशिप और पैटर्न बनाना उनमें, ठीक है। अब रियल वर्ड क्या होता है, सीइंग इट विजुअल डॉट्स ऑन अ पेज, ठीक है। बिफोर इन, अब उसके बाद क्या हुआ, सडनली रिकॉग्नाइज डॉट फॉर्म अ शेप लाइक अ फेस। पहले तो यही समझ आ रहा था थ्योरी के पहले कि भाई ये तो बिग पे डॉट 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 है, अब समझ आ रहा है कि वो एक चेहरा बना रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, some argue that Galston theory focus more on perception and less complex on a cognitive process, सेम है सबकी वो लिमिटेशन। कंट्रीब्यूशन इसकी पढ़े, seeing full picture, ठीक है। Imagine you are teaching about animal instead of just talking about each body part, help student to see all those body parts come together to make a whole animal। ये नहीं बोलना हाथी की एक सूंड है, एक पूंछ है, चार टांगे हैं, ठीक है। पूरा बताओ कि ये हाथी है। मेकिंग लेसन क्लियर, when explaining a story you organize the information so student can easily understand the beginning middle and end, it is like a telling a story that make a sense। तो ऐसे पढ़ाओ कि उसको समझ आ जाए क्या शुरू क्या है। यूजिंग अ पिक्चर एंड डायग्राम, इफ यू आर टीचिंग अबाउट अ सोलर सिस्टम, use picture or model can help the student to see how planet and the sun fit together, getting student involved instead of just listening। student can be part of the discussion activity जो उनको help करेगा actively learn करने के लिए और understand चीज़ों को better करने के लिए। solving problem better, when faced a problem student can learn look at a whole situation not just one part, it is like putting a piece of a puzzle together to find one solution। connecting new to old, when teaching something new it helps to connect in what the student already know, it is like adding a new piece to a puzzle that fits the piece already have। different ways of learning, people learn in different ways, some like to see things, other like to hear them। तो गेल्स्टन थ्योरी ये कहती है इट्स गुड टू यूज द डिफरेंट मेथड टू हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड, ये नहीं रोज एक ही मेथड से पढ़ाते गए। making learning fun and insightful instead of just memorizing the fact, learning can be like a solving a mystery, it's about having those ha moments where everyone suddenly make a sense, oh aisa। working together, when studying a topic grouping related things together help the student how they can connect it, they are like putting similar piece of puzzle in a group। अब तुम्हें समझ आना कि ये चैप्टर पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये उसका मतलब है। ये नहीं कि पहले बाद वाला चैप्टर पढ़ लो और फिर आगे पढ़ो। ये नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि नंबर होते क्या है, 1 2 3 होती क्या है और तुम सीधे एडिशन पे पहुंच गए।
अब आती है ब्रूनर की थ्योरी। बेसिक आइडिया इसका है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है जो बिलीव करते हैं जो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे लर्नर न्यू आइडिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, ये स्पाइरल करिकुलम पे वर्क करते हैं। ये कहते हैं लर्निंग एक लाइक अ स्पाइरल है, यू रीविजिट द टॉपिक बट ईच टाइम यू गो डीपर बिल्डिंग ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो। तुम बार बार उस पर स्पाइरल की तरह घूमते हो, उस टॉपिक पे वापस जाते हो और उस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करते हो। Like learning about shape in kindergarten, then revisiting geometry in more detail later on other grades. Discover learning. Learner can discover new idea on their own. Teacher guide and facilitate them, allowing the student to explore the figure things out. Student को conduct experiment to understand the scientific principle. तो स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है। 3 मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसमें। इन एक्टिव एक्शन बेस्ड लर्निंग थ्रू द एक्शन, आइकॉनिक इमेज बेस्ड लर्निंग थ्रू द पिक्चर्स एंड इमेजेस, और सिंबॉलिक बेस्ड लर्निंग थ्रू द वर्ड्स एंड सिंबल। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग। टीचर इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिवली इन अ लर्निंग प्रोसेस, इनकरेज करेगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। रियल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। और यूजिंग एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स मेक द लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड द मेमोरेबल। टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। ठीक है। लेवल ऑफ लर्निंग आगे क्या है, इसमें कंसंट्रेट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, iconic representation through the image, using images or diagram to represent idea, symbolic expressing idea through written or spoken language। applicable कहाँ होगी एजुकेशन में, focusing on building a strong foundation in early education, ensuring the solid base for the future learning। या फिर nurturing the children curiosity, allow them to explore and ask the question। ये क्या है, इसकी कॉन्सिक्वेंस यही है कि ये बैलेंस्ड, देयर शुड बी अ बैलेंस एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है अब हमारी कंट्रीब्यूशन इसकी। तो जैसे इसने कहा कि स्पाइरल करिकुलम को फोकस करती है, तो ये रिविजिट करती है हम डीपर टाइम के साथ, तो वो लर्न आउट करते हैं डीपली। एक्टिव लर्निंग है, थ्रू आउट द लाइफ चलेगी, बार बार वो टॉपिक पढ़ोगे, इंगेज करोगे, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करोगे, क्रिटिकली सोच पाओगे। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो सब पे लगा के आ सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। मल्टी मॉडल लर्निंग है, 3 मॉडल्स पे काम करती है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबल पे। ठीक है। इनकॉर्पोरेटिव एक्शन, विजुअल लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, रियल लाइफ में इसको आप यूज कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। ब्रूनर थ्योरी सपोर्ट करती है आइडिया ऑफ ट्रेलिंग द टीचिंग मेथड्स जो सूट करते हैं स्टूडेंट की टर्निंग के लिए। आप कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को देख के लेसन प्लान कर सकते हो। स्कैफोल्डिंग इसमें यूज कर सकते हो कि मतलब कुछ टाइम तक उनको हेल्प दोगे, एक पॉइंट पे आपके उनसे सारी हेल्प ले लोगे धीरे धीरे करके और खुद सीखना शुरू कर दोगे। अर्ली चाइल्डहुड पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। स्टूडेंट स्टैंडर्ड लर्निंग है, स्टूडेंट खुद को इन्वॉल्व करके सीखेगा, रट्टा नहीं मारेगा। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी बच्चे की, दिमाग चलेगा, सब कुछ सीखेगा। अब है हाउसबल की थ्योरी। ये क्या है, एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी को दिया था। ये बिलीव करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग अक्कर जब न्यू इंफॉर्मेशन कनेक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है। अब इनका ये है की कंसेप्ट एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, अ ब्रिज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बिफोर लर्निंग न्यू मटेरियल टू हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्टेड टू व्हाट दे आर ऑलरेडी नो। आपको बिफोर लर्निंग अबाउट एनिमल टीचर माइट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। तो पहले आपको बता देना है उनको बिफोर लर्निंग न्यू मटेरियल। ठीक है। प्रोवाइड करना है। आगे क्या है, सबसिमेशन, इंटीग्रेटिंग एक न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और सबम्यूजिंग इट अंडर व्हाट इज ऑलरेडी नो। ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। लर्निंग अबाउट अ न्यू टाइप ऑफ अ बर्ड एंड कनेक्टिंग इट टू द एग्जिस्टिंग कैटेगरी ऑफ बर्ड इज ऑलरेडी नो। ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी, इंट्रोड्यूस करना न्यू टॉपिक को बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर ओवरव्यू और फ्रेमवर्क, हेल्प करना स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करना कि अपकमिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। ये एम्फेसाइज करता है कनेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन बट स्टूडेंट ऑलरेडी न्यू और मेक करता है लर्निंग प्रोसेस को मीनिंगफुल। एनालॉजीज को यूज करना, एनालॉजीज और एग्जांपल्स को यूज करना ताकि वो इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन कर सके कंसेप्ट को। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग है इसमें, रूट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। अब मेमोराइज पोइम करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, रट्टा।
ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग, अंडरस्टैंड करना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम एंड कनेक्टेड विद द अदर इवेंट, और फिर याद करना। अब क्या है रिपीटेशन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर रिसीव द इंफॉर्मेशन, जैसे लेक्चर, रीडिंग असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन। डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग थ्रू द एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंट, पजल सॉल्व करना। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि बंदे के पास पहले प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तभी ही वो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करेगा। पता ही नहीं उसको कंसेप्ट का, तो न्यू इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे नहीं चल सकती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन है एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ न्यू का। एजुकेशन सिस्टम में कैसे होगा, ये कहता है कि क्लियर बिगनिंग होनी चाहिए। ये सुजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट लेसन करो विथ क्लियर इंट्रोडक्शन, तो हेल्प करे जो स्टूडेंट को कनेक्ट करने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन को with what they are already known. Before learning about the planet, briefly discuss about students already know about the space. What connecting to what student know. To connect the new lesson to what student already understand, make a learning more meaningful. Relating a new math concept to a problem solving with a familiar one. Going beyond memorization. Uh, Move away from just memorizing the fact, instead on focusing the student truly understand the topic. रटा नहीं मारना, मेमोराइज नहीं करनी डेट को, अंडरस्टैंड करना है कि हिस्टोरिकल इवेंट कब हुआ था और इसका क्या कनेक्शन किसके साथ है। टीचिंग ट्रेल टू अ स्टूडेंट, एडजस्ट करना टीचिंग मेथड को व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। ठीक है। अडेप्ट करना साइंस लेसन फॉर अ क्लास विद वेरिंग लेवल ऑफ प्रायोरिटी, एवरीडे एग्जांपल में इसको यूज कर पाना। एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स आइडिया इन साइंस यूजिंग अ सिंपल एवरीडे सिचुएशन। ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग करना, नॉट जस्ट अ फैक्ट। मेमोराइज करना, मैथमेटिकल फार्मूला को याद नहीं करना, उसको अच्छे से समझ लेना। बैलेंसिंग डिफरेंट टीचिंग अप्रोच, डिफरेंट टीचिंग अप्रोच को फॉलो अप करना, एक्सप्लोर करना और कंबाइन करना। रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग मेथड, हेल्प करना डेवलप करना हैबिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर टीचिंग मेथड, दे थिंक अबाउट व्हाट वर्क्स एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आफ्टर लेसन सोचो विच पार्ट एंगेज स्टूडेंट मोर एक्टिवली और वाई, मतलब ये टीचर सोचेगा, बच्चे ने नहीं सोचना। ठीक है। अप्लाइंग आइडिया इन अ लेसन प्लान, लेसन प्लान बनाते टाइम अप्लाई करो। इंश्योरिंग दैट ईच लेसन बिल्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नो। डिजाइन द हिस्ट्री लेसन दैट कनेक्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रीवियस। अब जैसे जब आप लेसन प्लान बनाना शुरू करोगे ना, आपको पता लगेगा कि आप क्लास को मोटिवेट करने के लिए ना पहले ऐसी चीज़ें पूछते हो जो उसको ऑलरेडी पता होती हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाने के लिए किसी को, या किसी चीज़ के टाइप्स पढ़ाने के लिए पहले उसकी डेफिनेशन के साथ उसको कनेक्ट करूँगी। ठीक है ना। तो आज के साथ इस टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन जो कोर्स नंबर 202 है B.Ed का जम्मू यूनिवर्सिटी का, हमने वो कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 2 भी उसका पूरा। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड करती रहूँ। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पास ऑन कर देना, मैं आपको टाइम टू टाइम धीरे धीरे सारा मटेरियल इकट्ठा करके प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।